बंगाल चुनाव को वैसे करीब 5 महीने बाकी हैं, लेकिन माहौल अभी से पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। बंगाल के जो प्रतीक हैं उनका इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है। हर पार्टी इन प्रतीकों को अपना बनाने की कोशिश में है। तो क्या है प्रतीकों की इस राजनीति के मायने, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी पंकज झा। राजनीति में जिंदा रहने के लिए चर्चा जरूरी है। चर्चा के चेहरे चाहिए। कई बार ये चेहरे नेता खुद बनते हैं और जब नहीं बन पाते हैं तो अतीत से ऐसे चेहरे ढूंढ कर ले आते हैं। ये चेहरे प्रतीक होते हैं। परिस्थिति के हिसाब से इन प्रतीकों के रूप रंग और शक्ल भी बदल जाती है। प्रतीकों के सहारे ही राजनीति कई बार चमकती भी है और चमकाई भी जाती है। बंगाल में चुनाव सर पर है और इसके बाद बारी यूपी की भी है। देश का मिजाज आजकल पॉलिटिकल है। सवाल वोट का है। वोट बैंक भी है और बाजार भी, और पार्टियों को वोट की उम्मीद इन्हीं प्रतीकों में ही दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज हम बात करेंगे प्रतीकों की राजनीति की, वो भी विस्तार से। तो जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये जो उसका पॉलिटिकल सेंस है, ये पार्टी में रहना मुश्किल है। कैसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। वो सोचते हैं कि बीजेपी हुकूमत में आएगा, कभी नहीं आएगा। এখন আর সরাসরি নাম নিতে পারছে না, বলছে ভাইপো আমি অনুরোধ করব আপনাদের বুকের পাটা আছে, যদি থাকে ভাব পাচ্ছে কথা না বলে অভিষেক ব্যানার্জির নাম নিয়ে দেখান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় হেড পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিন্ন পলিটিক্স, ফেক ভিডিও আর ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিডিওর মধ্যে দিয়ে উল্টো পাল্টা ছবি দেখানো। ये आज के बंगाल की सोच है, वहां के नेताओं की सोच है। ये वो सोच नहीं है जो टैगोर की थी, या ये वो सोच नहीं है जो स्वामी विवेकानंद की थी। टैगोर और सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जैसे नामों की बात इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी भले ही बंगाल की सीएम हो, बंगाल की पहचान, बंगाल की प्रतीक ममता, शुभेंदु, अभिषेक का आज के जमाने का कोई नेता नहीं, बल्कि वहां की कला, संस्कृति और टैगोर और विवेकानंद, बोस और खुदीराम जैसी शख्सियत है। भारत कैसा हो, हमारा विजन क्या हो, हमारा मिशन क्या हो, उसको अगर कम शब्दों में कहना है तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हम सब के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत छोड़ के गए हैं। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है। इतिहास के कंधे पर चढ़कर वर्तमान की राजनीति अपने लिए सत्ता का भविष्य ढूंढ रही है। बंगाल में चुनाव है, विवेकानंद की जयकार के साथ ही काली माता की पूजा हो रही है। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने की भी तैयारी है और इसके लिए पीएम मोदी की अगुवाई में 85 सदस्यों की एक कमेटी भी बन गई है। बीजेपी की कोशिश इनसे जुड़ी भावनाओं की उंगली पकड़कर वोटर के उस उंगली तक पहुंचने की है जो ईवीएम पर दबने वाली है। यह खेल बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जारी है और टारगेट पर यूपी भी तो है। ये बात उन दिनों की है जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। बात साल 2017 की है। यूपी में प्रचंड बहुमत से पार्टी की सरकार बन चुकी थी। हर तरफ बीजेपी की जय जय हो रही थी, लेकिन अमित शाह का मिशन अधूरा था। भुवनेश्वर में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसकी कवरेज के लिए मैं उड़ीसा की राजधानी में था। पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। तब के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हमारा गोल्डन टाइम तब आएगा जब ओडिशा, बंगाल और केरल में हमारी सरकार होगी। बंगाल में परीक्षा का वक्त आ गया है। पिछली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 में से 3 सीट पाने वाली बीजेपी ने इस बार वहां खुद को झोंक दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इसे फाइनल मैच की तरह देख रहा है। का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। कार्यकर्ता करो या मरो के जज्बे से वहां ममता को सत्ता से बाहर करने के लिए जुट गए। इसके लिए पार्टी हर दांव आजमाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि उसके पास वैसा कोई बंगाली चेहरा नहीं है जो लोकल की पहचान के साथ वोकल भी हो। क्रिकेटर सौरव गांगुली पर डोरे डालने की चर्चा थी, मगर गांगुली के दिल ने उसमें पेंच फंसा दिया। लिहाजा पार्टी ने जीत के लिए कुछ और चेहरों को अपना बनाने का चलन चालू कर दिया है। ये चेहरे बंगाल ही नहीं, देश के गौरव हैं और बीजेपी उसी के सहारे बंगाल की वैतरणी पार करना चाहती है। टैगोर, बोस, खुदीराम और विवेकानंद का नाम इसमें सबसे ऊपर है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा गहमागहमी विवेकानंद को लेकर है। 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती है और बीजेपी इस मौके को चूकना नहीं चाहती। विवेकानंद की जयंती के मौके पर बंगाल के हर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। ये यात्रा शुद्ध रूप से चुनावी है। विवेकानंद की जयंती पर बंगाल के हर जिले में भाजपा कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे और सबसे बड़ा कार्यक्रम तो कोलकाता में ही। मैं इस जगह उसी सड़क पर खड़ा हूं जहां से भाजपा के लोग पदयात्रा करेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ये श्याम बाजार है और इसी सड़क से होते हुए विवेकानंद की आवास तक भारतीय जनता पार्टी के लोग मार्च पास्ट करेंगे, एक पदयात्रा निकालेंगे और विवेकानंद जी की जयंती मनाएंगे। एक और एक जोड़कर दो नहीं, राजनीति में कभी कभी 11 भी हो जाते हैं। इसीलिए तो बीजेपी ने यात्रा को नेताजी बोस से भी जोड़ दिया। बीजेपी के 4 बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। उधर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जन्मशती भी है। तब से पूरे 1 साल तक नेताजी की याद में कार्यक्रम मनाने की तैयारी है। मोदी सरकार ने इसके लिए 85 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। मजेदार बात यह है कि इसमें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को भी जगह दी गई है। ये मत सोचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए। ममता के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने कुछ प्रतीकों को आगे कर अपनी रणनीति बनाई है। इस पर काम आज से नहीं, महीनों से चल रहा है। जेएनयू में सालों तक सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी रही, लेकिन पिछले साल नवंबर के महीने में यहां विवेकानंद की प्रतिमा लग गई, वो भी नेहरू से ऊंची। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आपको याद होगा जब 5 साल पहले जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग की काली छाया नजर आई थी, बड़ा बवाल हुआ था। आरोप लगे कि कैंपस में राष्ट्र विरोधी नारे भी लगे। उसी समय जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति लगाने का फैसला हुआ था। लेफ्ट का गढ़ रहे जेएनयू में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जा रहा है। अब विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 12 जनवरी को एनएसए अजीत डोभाल इसका पाठ पढ़ाएंगे। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सचमुच में लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वोट डालते हैं? क्या बंगाल में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है? जानकार बताते हैं कि कुछ चेहरों और नामों से लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट होता है और यही कनेक्शन कई बार चुनाव में बड़े उलटफेर कर देता है। राजनीतिक दल जब प्रतीकों की राजनीति करते हैं तो उन प्रतीकों के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। अपना रिश्ता जोड़ने के लिए वो उन प्रतीकों को अपने ढंग से रिक्रिएट करते हैं और रिक्रिएट करके जिसमें जो उनके पॉलिटिकल लॉजिक को सूट कर सके, फिर उसे जनता तक ले जाते हैं। ले जाकर के उनके माध्यम से अपना कनेक्ट विकसित करते हैं। कुछ चेहरे और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें लोग अपनापन ढूंढते हैं, एक रिश्ता सा होता है।
इस रिश्ते में उस नाम का बड़ा मान सम्मान होता है, एक आकर्षण होता है, आस्था, श्रद्धा और भरोसा भी जुड़ा होता है। राजनीतिक पार्टियां इसी रिश्ते को अपना हथियार बनाकर चुनाव में आजमाती रही हैं। एक दौर था जब बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर अपना राजनीतिक वनवास खत्म किया। फिर मोदी राज में पार्टी ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रतीकों को आजमाया। कांग्रेस के नेता रहे सरदार पटेल बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद और कुर्मी समाज के नायक बन गए। जहां पार्टी को लगा किसी और के पास ऐसे नायक हैं तो उनसे ही गठबंधन कर लिया। यूपी में अपना दल तो बिहार में मल्लाहों के प्रतीक वीआईपी सन ऑफ मल्लाह को बीजेपी के साथ का मंच मिल गया। बंगाल में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। पार्टी के मंचों से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और अब तो जय काली मैया के नारे गूंज रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं है और वो वहां के नेताओं के भाषण से साफ साफ झलक रहा है। प्रतीकों की राजनीति सिर्फ बंगाल तक ही नहीं सिमटी है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी अभी से होने लगी है। यूपी की राजनीति में विवेकानंद का नाम शायद ही अब तक कभी आया हो, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन अब इसे बंगाल चुनाव का साइड इफेक्ट कह लीजिए या फिर यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट कि अब अखिलेश यादव के लोगों को भी विवेकानंद की याद आ रही है। तैयारी ये है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी के हर जिले में विवेकानंद की जयंती मनाएंगे, पार्टी के लोगों को युवाओं से जोड़ने का और जुड़ने का रास्ता दिखाएंगे। विवेकानंद युवाओं के नायक हैं। समाजवादी पार्टी सदा से उनकी जयंती मनाती थी। इस बार व्यापक स्तर पे हमारे जो युवा प्रकोष्ठ हैं इस जयंती को मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से एक सीख हमने ली है। हम पहले चुपचाप काम करते थे और जयंतियां मनाते थे, लेकिन शायद उनका अब एक प्रचार भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो काम कुछ नहीं करते, केवल प्रचार करते। वैसे प्रतीकों के सहारे सियासत और उसके हिसाब से वोटों का ध्रुवीकरण यूपी में कोई नई बात नहीं है। एक दौर था जब राम का नाम वोटरों के बीच विभाजक रेखा के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। बाद के दिनों में बीजेपी ने जाति और उसके नायकों के चेहरे को अपना बनाया। आज भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथों में यूपी की कमान है, लेकिन मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसले के बाद जब ये चैप्टर खत्म होने को आया तो राम के साथ परशुराम भी प्रकट हो गए। राजनीति में परशुराम की एंट्री कराई अखिलेश यादव के समर्थकों ने। जितने भी भगवान विष्णु के अवतार है वो सब हमारे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? अभी भगवान परशुराम जी की 108 फीट की जब ब्रांज की मूर्ति लगाने की घोषणा चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के माध्यम से मैंने किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विषय पिछले 2 साल से मेरी तैयारी थी और भगवान की ही कृपा है कि टाइमिंग ऐसी हो गई कि लोगों को लगा कि नहीं, हम कोई राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने परशुराम का नाम अपने साथ जैसे ही जोड़ा, उन्हें अपना बनाने की दूसरी पार्टियों में भी होड़ सी लग गई। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाई। देखिए, बड़ा आश्चर्य हुआ कि परशुराम प्रेम मायावती को जागा है और उन्होंने कहा कि परशुराम के नाम से हम जगह जगह पर अस्पताल खोलेंगे पूरे प्रदेश में अगर सत्ता में आते हैं। अच्छा होता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिक्र करते, वो साहू जी महाराज से जिक्र करते। राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अखिलेश ने भी परशुराम की एंट्री अपने हिसाब से सही टाइमिंग पर ही कराई थी। योगी के राज में राम मंदिर का शिलान्यास होना था। अखिलेश ने इस बात को ठाकुर एंगल दिया और फिर उसकी काट में एक ब्राह्मण प्रतीक परशुराम को उतार दिया। लेकिन सियासत में वो बड़ा खिलाड़ी ही क्या जो अपने विरोधी की चाल न समझ पाए। राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें
चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। यूपी में ठाकुर और ब्राह्मणों की राजनीति में दलित वोट बैंक की मसीहा मायावती भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। कांशीराम और हाथी का साथ मायावती के लिए पहचान वाली बात है, लेकिन उनके इस वोट बैंक में भी सेंध लग चुकी है। उन्हें इसे संभालना भी चुनौती है और साथ ही नए वोट बैंक को जुटाना भी। लिहाजा चुनाव से पहले वो ये कोशिश जरूर करेंगी कि कुछ नए प्रतीक उनके साथ जुड़ जाएं, जिससे कुछ और वोटों का भी जुगाड़ हो जाए। प्रतीकों की राजनीति की ये कहानी अब हम आपको बंगाल से लेकर यूपी के रास्ते महाराष्ट्र की तरफ ले चलते हैं, जहां की सबसे बड़ी पहचान शिवाजी है। क्या नाम बदल देने से शहर बदल जाता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन नाम बदल देने से सियासत जरूर बदल जाती है। महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का शोर मचा है। इस मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी राय साफ कर दी है। एक और औरंगाबाद जहां गुलामी का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर संभाजी का नाम एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी के तौर पर देखा जाता है। नवीन काय केले? जे वर्षानुवर्ष बोलत आलेले जे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी तेच केले आणि तेच मी करणार। पण काँग्रेस एनसीपीचे नेते असे म्हणतात की महाविकास एकत्र एक गोष्ट अशी, औरंगजेब काय सेक्युलर नव्हता, त्याच्यामुळे आमच्या अजेंडामध्ये सेक्युलर हा जो शब्द आहे त्याच्यात औरंगजेब बसत नाही। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि मराठी अस्मिता कहां से और किस चेहरे से जुड़ती है, इसीलिए औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने की शिवसेना ने अपनी नीयत तुरंत जाहिर कर दी। लेकिन पार्टी की ये राय जैसे ही मुख्यमंत्री के हवाले से निकली, साथ ही पार्टी कांग्रेस को ये नागवार गुजरी। असल में सवाल औरंगजेब और औरंगाबाद का नहीं है, ये सवाल उस चेहरे का है, उस प्रतीक का है जिससे आम लोगों का इमोशनल जुड़ाव होता है। हर दूसरी पार्टी को यही डर सताता है कि अगर ये उसके वोटरों का जुड़ाव विरोधी पार्टी के प्रतीक के साथ कहीं हो गया तो सत्ता का खेल खल्लास ही समझिए। डीजीआईपीआर की जिम्मेदारी है कि जो वो ट्वीट करते या कोई दस्तावेज निर्माण करते वो सरकारी दस्तावेज है, और सरकारी दस्तावेज में वही जो है वही लिखना चाहिए। अगर नाम बदल कर लिखेंगे तो वो गलत है, और इसलिए हमने बोला है कि ऐसी गलती मत करना। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन चेहरे लौट कर आते हैं प्रतीक बनकर। उनके लौटने से किसे नफा नुकसान होता है, ये उन चेहरों से कहीं अधिक उन्हें भुनाने वाले पर डिपेंड करता है। अब देखिए बंगाल में किस चेहरे से किसे फायदा होता है, वो भी कितना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।